आजकल सब अपनी अपनी डुगडुगी बजाने में लगे हुए हैं। किसी के पास समय ही नहीं है एक दूसरे को सुनने का। क्या नेता क्या अभिनेता, सब एक दूसरे को देखते अपनी अपनी डिग्डी करने में लगे रहते हैं। पर मेरे जम्बूरे का तो कोई स्टैंडर्ड है, भूखे पेट की खातिर नाचता है। बाकी सब तो छप्पड़ के नहाए हुए हैं। नेता बातों के घुंघरू बजाता है और अभिनेता पैसे के दम पर नाचता है। आम आदमी महंगाई और बेकारी से जूझते हुए सोशल मीडिया पर डुगडुग करने लगता है। तुमने अपने कद को ऊंचा कर लिया, अब तुम्हें हर शख्स बोलना चाहिए। घरेलू आइटमों की सेल तो सीजनल है, पर धर्म की सेल तो परमानेंट है। यानी धर्म का बाजार हमेशा चलता रहता है। जिसके पीठ पीछे गाली दिया करते थे, अब उसके मरने के बाद उसे परम सम्मान के साथ याद कर रहे हैं। सिर्फ याद ही नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा दर्शा रहे हैं कि उसके सर्वाधिक प्रिय तो हम ही हैं। दोस्तों, आज के व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में हमारी मेहमान है वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ व्यंग्यकार सूर्यबाला जी। व्यंग्य लेखन को लेकर वरिष्ठ व्यंग्यकार के विचार बहुत स्पष्ट और दो टूक हैं। अब जैसे यही कि व्यंग्यकार तो पैदाइशी ही होता है। साहित्य का निकष गद्य है और गद्य का निकष व्यंग्य है। एक तरह से आप कहिए तो आग का दरिया है और डूब के जाना है। थोड़ा आसान कर दीजिए तो प्रेम के पंथ की तरह यह व्यंग्य को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। 8 वर्ष की आयु में बांसुरी शीर्षक पर कविता क्या लिखी, मानो कभी न रुकने का सिलसिला प्रारंभ हो गया हो। समकालीन कथा लेखन एवं व्यंग्य साहित्य में सूर्यबाला जी का लेखन अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखता है। अब तक आपके 6 उपन्यास, 18 कथा संग्रह और 10 व्यंग्य संग्रहों के अतिरिक्त डायरी, संस्मरणों पर भी उन्होंने कलम चलाई है। समाज, परंपरा, आधुनिकता एवं उनसे जुड़ी समस्याओं को सूर्यबाला जी एक खुली, मुक्त और नितांत अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करती है। उसमें न अंधश्रद्धा है, न एकांगी विद्रोह। आपकी अनेक कहानियों एवं व्यंग्य रचनाओं का रूपांतरण टीवी धारावाहिकों के माध्यम से हुआ है। आपके पुरस्कारों एवं सम्मानों की लंबी सूची है। प्रमुख पुरस्कारों में प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सर्राफ पुरस्कार, व्यंग्यश्री पुरस्कार, रत्ना देवी गोयनका वाग्देवी पुरस्कार, वामा शक्ति आरोहण सम्मान, राजस्थान लेखिका मंच का वाग्मणि सम्मान, सावित्रीबाई फूले सम्मान, छत्रपति शिवाजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, भारतीय गौरव सम्मान, सर्वोच्च जीवन गौरव पुरस्कार, हरिवंश राय बच्चन साहित्य रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय शरद जोशी प्रतिष्ठा पुरस्कार, रविंद्रनाथ त्यागी शीर्ष पुरस्कार इत्यादि हैं। आइए सुनते हैं आज का व्यंग्य और मिलते हैं अपने व्यंग्यकार से। व्यंग्य रचना सुनाने जा रही हूँ आपको, अगली सदी का शोध पत्र। एक तरह से यही समझिए कि हिंदी को लेकर मेरी दुखती रगों की प्रतीक है ये रचना, कि अगली सदी में अगर हिंदी पर कोई शोध पत्र लिखा जाएगा तो उसका प्रारूप क्या होगा। तो प्रस्तुत कर रही हूँ अगली सदी का शोध पत्र।
एक समय की बात है, हिंदुस्तान में एक भाषा हुआ करती थी। उसका नाम था हिंदी। हिंदुस्तान के लोग उस भाषा को दिलो जान से प्यार करते थे, बहुत संभाल कर रखते थे, कभी भूल कर भी उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, न बोलचाल में न लिखने पढ़ने में। सिर्फ कुछ विशेष अवसरों पर ही वो लिखी पढ़ी या बोली जाती थी। यहाँ तक कि साल में एक दिन, हफ्ता या पखवाड़ा तय कर दिया जाता था और सबको खबर कर दी जाती थी कि इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर हिंदी पढ़ी, बोली और सुनी समझी भी जाएगी। निश्चित दिन, निश्चित समय पर बड़े सम्मान से हिंदी झाड़ पोंछ कर तहखाने से निकाली जाती थी और सबको बोलकर सुनाई जाती थी। ये दिन पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते थे। बच्चों से लेकर विशिष्ट अतिथि और आयोजनों के अध्यक्ष तक हिंदी कविता, निबंध अथवा भाषणों का रट्टा मारा करते थे। चूंकि उस दिन रिवाज के मुताबिक सब कुछ हिंदी में होता था, अतः शब्द के शब्द, वाक्य के वाक्य अंग्रेजी से दल बदल कर हिंदी में काया पलट कर जाया करते थे। देखते देखते प्रपोजल प्रस्ताव में, रिक्वेस्ट गुजारिश में, प्लीज मेहरबानी में और थैंक्स शुक्रिया में बदल जाया करते थे। और हिंदी के संस्कार, समृद्धि, साहित्य, राष्ट्रीयता, एक सूत्रता जैसे शब्दों का ट्रैफिक जैम हो जाया करता था। आयोजनों में खूब इनाम पर इनाम, तमगे पर तमगे बांटे जाते थे। इस एक दिन हिंदी लाभ और मुनाफे की भाषा हो जाया करती थी। इसका समूचा व्यक्तित्व एग्जीबिशन, कमसेल और छूट की चकाचौंध से जगमगा उठता था। लेकिन यह छूट सिर्फ इन्हीं दिनों के लिए थी। बाकी दिनों बात बिना बात हिंदी बोलने के जुर्म में हर बेरोजगार, हर गरीब, हर पिछड़ा आदमी सजा भुगतता था। क्योंकि यह भाषा समूचे हिंदुस्तान की गरिमा की प्रतीक थी, इसलिए इसे वातानुकूलित ऑफिसों की एयर टाइट फाइलों में बंद करके रखा जाता था। आला अफसरों की तरफ से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि स्वागत गान, संबोधन और राष्ट्रगीत के अतिरिक्त सब कुछ अंग्रेजी में हो। इसलिए कुछ एक सिरफिरों को छोड़कर सारे प्रस्ताव अंग्रेजी में ही प्रस्तावित और खारिज किए जाते थे। सारी की सारी योजनाएं और बड़े से बड़े स्कैंडल भी अंग्रेजी में ही किए जाते थे, जैसे बोफोर्स। सिर्फ कुछ विशेष प्रकार के स्कैंडल हिंदी में होते थे, जैसे कि प्रतिभूति घोटाला। जो हिंदी भाषी थे वे कम अंग्रेजी बोलते थे, जो अहिंदी भाषी थे वे ज्यादा नहीं, इसको इस तरह समझिए कि जो अहिंदी भाषी थे वे कम अंग्रेजी बोलते थे और जो हिंदी भाषी थे वे ज्यादा। उनके अंदर अपनी भाषा की गोपनीयता बनाए रखने की चिंता सर्वोपरि थी शायद। इसलिए उस सदी में पूरे देश में गणतंत्र लागू होने पर भी तथा हर संभव प्रकार के घोटालों की पूरी छूट होने पर भी हिंदी के मामले में आला कमानों के कड़े निर्देश थे कि खबरदार हिंदी को कोई छूने न पाए। यह संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है। अतः नौकरियों के साक्षात्कार तथा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के उच्च अध्ययन तक जो हिंदी के जरिए पहुंचने की कोशिश करता, उसकी फाइल, आवेदन, अनुरोध, प्रार्थना, सारे काम हमेशा के लिए अटके रह जाते। साथ ही वह लोगों द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाने वाला उपेक्षा का पात्र होता। उस सदी में कुछ बड़े बड़े लोगों के लिए हिंदी बोलने का कोटा निर्धारित किया जाता था। कोई बड़ा लेखक, राजनीतिज्ञ, अफसर या अहिंदी भाषी जब हिंदी बोलता था तब तो तालियां बज जाती थी, लोग साधु साधु का उठते थे। लेकिन वही हिंदी
जब कोई सामान्य व्यक्ति बोलता तो उपहास, सहानुभूति या उपेक्षा का पात्र समझा जाता था। इसलिए प्रायः ऐसे लोग अपने देश में अंग्रेजी और विदेशों में हिंदी बोलाया करते थे। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भी इस भाषा पर कोई आंच न आने पाए इसका पूरा ध्यान रखा जाता था और हिंदी की सारी पढ़ाई अंग्रेजी के माध्यम से करा दी जाती थी। आज की बात और है। आज तो हिंदी भाषा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। हिंदी है ही नहीं। हिंदी इतिहास की, अतीत की भाषा हो चुकी है। लेकिन पिछली सदी में जब हिंदी वर्तमान की भाषा थी, तभी भी विभिन्न संस्थानों और शिक्षाविदों ने ऐसी ऐसी नीति और तरकीब ईजाद कर ली थी कि बगैर हिंदी का एक शब्द भी खर्च किए हिंदी पढ़ा लिखा दी जाती थी। उन दिनों माताओं के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात यही हुआ करती थी कि उनका बच्चा सिर्फ हिंदी में फेल हो गया। गोया हिंदी में फेल होना अन्य विषयों में पास होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हमारी नवीनतम शोधें बताती हैं कि कुछ गलत दस्तावेज़ों और प्रमाणों के आधार पर हम हिंदी को 20वीं शताब्दी के हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या मातृभाषा जैसा कुछ मान बैठे। पर हकीकत तो ये है कि वो इनमें से कुछ भी नहीं थी। ये सारे तथ्य भ्रामक हैं। शोध बताती है कि दरअसल हिंदी कोई भाषा थी ही नहीं। वो खास खास अवसरों पर पहने जाने वाली पोशाक थी, लगाया जाने वाला मुखौटा थी। वो एक डफली थी जिस पर लोग अपने अपने राग गाया करते थे। वो चश्मा थी जिसे लगाकर अनुदानों, पुरस्कारों की छाया में सांस्कृतिक यात्राओं का सुख लूटा जा सकता था। वह एक सीढ़ी थी जिसके सहारे अकादमियों के मंच तक चढ़ा जा सकता था और करेंसी नोट थी जिसे विशिष्ट आयोजनों पर सार्त्र, मार्क्स, चेखव और कामू के माध्यम से भुनाया जा सकता था। अपने देश की पिछली और अगली शताब्दियों के गरीब कवि लेखकों में इसे भुनाने की औकात नहीं थी। ग्लानि और लज्जावश कबीर, सूर, तुलसी रत्नाकर, भारतेंदु और महादेवी वर्मा प्रसाद निराला तक नेपथ्य में छुपे रहते थे, राजमार्गों से हट जाया करते थे। दिक्कत एक और थी। हर एक हिंदी वाले के पास अपने चश्मे थे और एक का चश्मा जिस रंग को सही बताता था, दूसरा उसे पूरी तरह खारिज कर देता था। डफलियां भी सबकी अलग अलग, जिस पर अपने राग गाते तो भी ठीक था, लेकिन बाद के दिनों में वे सिर्फ उस डफलवी की डुगडुगी पीटने लग गए थे और इसी फेर फार में हिंदी की डुगडुगी पिट गई और वह पूरी तरह इतिहास की भाषा हो गई। अपने देश के लोगों द्वारा अपने देश की मिट्टी में विलीन कर दी गई। दुख है कि पिछली सदी की इस भाषा का कोई अवशेष नहीं रहा। इसलिए शोध छात्रों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सुविधा के लिए सूचना दी जाती है कि वे चाहें तो विदेशों के कुछ विश्वविद्यालयों से हिंदी से संबंधित कुछ सामग्री और सूचनाएं उपलब्ध कर सकते हैं। और कहीं से भाषा हो कोई भी आखिर सबको तू अपनाए जा, किंतु हिंदी भाषा कोई सब में तू फैलाए जा। दोस्तों, अभी आपने सुना वरिष्ठ व्यंग्यकार सूर्य बालाजी से अगली सदी का शोध पत्र। अगर आप भी व्यंग लिखते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबरों पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में हम आपको सहयात्री बनाएंगे और जन जन तक आपका वीडियो पहुंचाने में हम आपका सहयोग करेंगे। मैं परवेश जैन आपसे फिर मुलाकात करूंगा व्यंग अड्डा कार्यक्रम में किसी नए व्यंग्यकार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।